हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। हम इस टॉपिक को पूरा एक तरफ से पढ़ेंगे। अम्ल एसिड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण में HNO3 या HCl। HNO3 हाइड्रोजन प्लस NO3 माइनस आयन देता है और HCl में H+ और Cl माइनस ये दोनों क्या हो गए हाइड्रोजन, ये दोनों हो गए हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए दोनों अम्ल के उदाहरण हो गए। अब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्लों के गुण। नंबर 1, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और नंबर 3 में ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये पेपर में गुण कई बार पूछा गया है, आप इसे याद कर लेना जरूर। नंबर 1 में ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। नंबर 3, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार बेस वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं OH माइनस देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उदाहरण में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या NH4OH या NH4OH। NaOH को जब हम Na+ और OH माइनस आयन हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है, NH4OH इसमें NH4+ आयन देगा और OH माइनस वही हाइड्रॉक्सिल आयन दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्षार के गुण। क्षार के गुण नंबर 1 में है ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। नंबर 3, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल और क्षार दोनों इसमें एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। वो नीले को लाल करता है, ये लाल को नीला कर देता है। अब हम पढ़ेंगे लवण साल्ट। लवण अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्राप्त होता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण प्राप्त होता है जिसे लवण कहते हैं। उदाहरण है ZnSO4 या NaCl, जिंक ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड। ZnSO4 अभिक्रिया Zn++ आयन देंगे OH माइनस, मतलब ये अम्ल हुए, ये अम्ल और ये क्षार। NaCl Na++ H++ और Cl माइनस आयन देंगे। अब पढ़ेंगे pH मान। pH मान की खोज सन 1909 ईस्वी में पीटर सोरेनसन ने की थी। यह आप जरूर याद करना कब हुई थी, तो 1909 ईस्वी में, क्योंकि ये ओमार में जरूर पूछा जाता है। 1909 ईस्वी में, और किसने की थी? तो पीटर सोरेनसन ने किया था। और pH मान का पूरा नाम होता है पावर हाइड्रोजन। pH मान का फुल फॉर्म जो होता है वो पावर हाइड्रोजन होता है। pH मान की परिभाषा। pH मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH मान किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। और इसका सूत्र होता है pH बराबर होता है -log10 ब्रैकेट के अंदर 1/H+ होता है। इसका सूत्र pH का सूत्र होता है -log10 ब्रैकेट के अंदर 1/H+। अब हम पढ़ेंगे pH स्केल। pH स्केल किसे कहते हैं? pH स्केल अम्लों तथा क्षारों के जलीय
विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। पीएच स्केल जो है वो क्या मापने में प्रयुक्त होता है, तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच पैमाना क्या मापता है, तो पीएच पैमाना जो है अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। पीएच पैमाना जो है वो अम्लों एवं क्षारों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। ये पीएच स्केल पूरा बना 0 से 6 तक जो होगा वो अम्लीय होगा, और 7वां उदासीन होगा, और 8 से 14 तक जो होगा वो क्षार होगा। ये आप जरूर देख लीजिएगा। ये ओमार में इससे रिलेटिव क्वेश्चन बहुत जाते हैं कि अगर 0 से 6 तक जिस भी तत्व का पीएच मान होगा वो क्या होंगे, क्षार, और जिसका 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन, और जिसका 8 से 14 के बीच में होगा क्या होगा, क्षार। 0 से 6 तक अम्ल, 7वां उदासीन, और 8 से 14 तक क्षार। सूचक इंडिकेटर्स अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहते हैं, सूचक इंडिकेटर्स होता है। अम्ल तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, उसे सूचक कहते हैं। मतलब सूचक जिसको अम्लीय विलयन में मिलाने पर दूसरा रंग प्राप्त हो और क्षारीय विलयन में मिलाने पर दूसरा रंग प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, सूचक। आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करिए। बस जो अम्ल है उसको मतलब जो जिसमें जब अम्ल में मिलाएंगे तो दूसरा रंग प्राप्त होगा, और जब उसी को क्षार में मिलाएंगे तो दूसरा रंग प्राप्त होगा, इसको सूचक कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं हम। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, और जब लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। जब मिथाइल ऑरेंज प्लस अम्लीय विलयन बराबर क्या होगा, लाल, और मिथाइल ऑरेंज प्लस क्षारीय विलयन बराबर क्या होगा, पीला। मिथाइल ऑरेंज प्लस क्षारीय विलयन क्या होगा, पीला। जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, लाल प्राप्त होगा। जब मिथाइल ऑरेंज को क्षार से प्रतिक्रिया कराएंगे तो पीला प्राप्त होगा। एक और उदाहरण देखते हैं इसका, फिनोल्फिथिलीन एक रंगहीन पदार्थ है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। मतलब फिनोल्फिथिलीन जो है वो उसका रंग क्या है, एक रंगहीन है, और जब उसको हम अम्ल में मिलाएंगे तो वह रंगहीन रहेगा, और जब उसको हम क्षार में मिलाएंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल। जैसे फिनोल्फिथिलीन प्लस अम्लीय विलयन में जब मिलाएंगे तो क्या होगा, रंगहीन ही रहेगा, और फिनोल्फिथिलीन को जब क्षारीय विलयन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल। अब एक अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यह बहुत इंपॉर्टेंट, यह कई बार बोर्ड पेपर में पूछी गई है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उदासीनीकरण, जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फल, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएं और लवण तथा जल प्राप्त हो तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदाहरण में NaOH जो क्या है, एक क्षार है, और HCl क्या है, अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे तो NaCl क्या है, ये लवण, और H2O ये क्या है, जल प्राप्त होगा। नहीं, क्षार और अम्ल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल प्राप्त होगा। हो गया। अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण कहो या ब्लीचिंग पाउडर, दोनों इसी का नाम है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण या
ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरो तथा क्लोराइड। आप इसे जरूर याद करिए, पेपर में 100% ये जाता है। ये बनाने की विधि और गुण और उपयोग, इसके तीनों चीज़ आप देखिए, कोई भी पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरंजक चूर्ण जो है ये हर साल पेपर में एक बार जरूर जाता है। बिरंजक चूर्ण पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह ओमार में पूछा जा सकता है कि बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तथा अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। अणुसूत्र क्या है, अणुसूत्र है CaOCl2। और बनाने की विधि, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बिरंजक चूर्ण क्या है, ये सूखे बुझे हुए चूने पर, और किसकी अभिक्रिया से, तो क्लोरीन, सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। द Ca ब्रैकेट के अंदर OH ब्रैकेट 1 2, ये क्या है, ये सूखा बुझा हुआ चूना है। Ca ब्रैकेट के अंदर OH ब्रैकेट 1 2 प्लस Cl2, ये है बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन। जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 प्लस H2O, बिरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होगा। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, Ca ब्रैकेट में OH2, ये बुझा हुआ चूना है, Cl2 क्लोरीन है। जब दोनों को अपक्रिया कराएंगे तो CaOCl2 बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O जल प्राप्त होगा। अब इसके गुण देखते हैं। गुण में है, नंबर 1, ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। मतलब नंबर 1 में ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। नंबर 2, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। नंबर 3, इसको जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। मतलब इसको जब जल में मिलाकर जल में घोलकर और गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है और इसका जलीय विलयन दुधिया हो जाता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O जल, जब दोनों को मिला घोल कर अब क्रिया कराएंगे तो Ca ब्रैकेट के अंदर OH2 प्लस प्लस Cl2, OH2 प्लस Cl2 प्राप्त होगा। CaCl2 प्लस H2O को जब क्रिया करेंगे Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकल रही है। और उपयोग में है, नंबर 1, क्लोरोफार्म बनाने में। नंबर 2, पेयजल को जीवाणु रहित करने में। और नंबर 1 में है क्लोरोफार्म बनाने। क्लोरोफार्म मतलब होता है वही जो जिससे क्लोरोफार्म वो होता है जो सुखा देने पर आदमी बेहोश हो जाता है, उसी क्लोरोफार्म बनाने में। और पेयजल को जीवाणु रहित करने में और ऑक्सीकरण के रूप में। पेयजल को जीवाणु रहित करने में मतलब इस ब्लीचिंग पाउडर का जो कुएं में जो दवा डाली जाती है वही है, ये ब्लीचिंग पाउडर डाली जाती है जो जीवाणु रहित करने में और ऑक्सीकरण के रूप में। ये हमारा बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। आप इसे पूरा लिख लीजिए और यह पेपर में जरूर जाता है। अब इसके बाद हम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बनाने की विधि, गुण बनाने की विधि और इसके गुण देखेंगे। बेकिंग सोडा ये भी पेपर में जाता है। आप इन सभी को एक टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते आइए। हम आपको एकदम बेसिक सा पढ़ाएंगे, हम इतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में जाएगा, उससे बाहर हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आप ये जरूर रासायनिक नाम और इसका अणुसूत्र ये दोनों आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ये ओमार में भी आपके जा सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणुसूत्र NaHCO3 होता है। अणुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। अब हम बनाने की विधि देखेंगे। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। मतलब यह जो है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। 2NaOH ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 ये क्या है, कार्बन। इन दोनों को जब क्रिया कराएंगे तो Na2CO3 प्लस H2O होगा। जब Na2CO3 प्लस H2O से अपक्रिया करेंगे 2NaHCO3, ये क्या प्राप्त हो गया, बेकिंग सोडा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन से अपक्रिया कराएंगे तो Na2CO3
प्लस H2O प्राप्त होगा। जब Na2CO3 प्लस H2O को और गर्म करेंगे तो 2NaHCO3 प्राप्त होगा, जो है जो क्या है, जो है बेकिंग सोडा। अब इसके हम गुण देखते हैं। गुण नंबर 1, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। नंबर 2, इसका जलीय विलयन अम्लीय हो जाता है। नंबर 3, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेटों में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 2NaHCO3 को जब गर्म करेंगे, जब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब हम यहाँ पर तेज गर्म करेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे वहाँ पर पहले चैप्टर में कि जहाँ ये चिन्ह बना हो वहाँ पर समझना गैस का निकलना, तो यहाँ पर CO2 गैस क्या हो रही है, निकल रही है। अब हमें हमारा बेकिंग सोडा कंप्लीट होता है। अब हम धवन सोडा पढ़ेंगे। धवन सोडा का बनाने की विधि और उपयोग, इसका पूरा पढ़ेंगे एक टॉपिक टू टॉपिक। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है, आप इसे भी पढ़िए। धवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट तथा अणुसूत्र Na2CO3.10H2O होता है। आप सभी का रासायनिक नाम और अणुसूत्र जरूर याद रखिए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तथा अणुसूत्र है Na2CO3.10H2O है। इसका अणुसूत्र जो है Na2CO3.10H2O होता है। बनाने की विधि, कास्टिक सोडा NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट NaCO3 सोडियम कार्बोनेट NaCO3 का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेटों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। बनाने की विधि में, जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा, और जब इसका वाष्पन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। पहले तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन प्राप्त होगा, फिर जब उसका वाष्पन कर देंगे तो उसमें से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 2NaOH, ये क्या है, कास्टिक सोडा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्राप्त करें Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, जब Na2CO3 प्लस 10H2O से इसके Na2CO3.10H2O, ये Na2CO3.10H2O क्या है, ये है धवन सोडा में प्राप्त हुआ। Na2NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O, फिर Na2CO3 प्लस, जब यहाँ पर H2O हो, इसे यहाँ पर 10H2O दिया था ना, तो इसके जब हम 10H2O करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 10 अणुओं से गुणा करा मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na2CO3 प्लस 10H2O करेंगे तो Na2CO3.10H2O हो जाएगा। उपयोग, नंबर 1, इसका उपयोग कपड़ा धोने में। नंबर 2, सांचे और मॉडल बनाने में। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कपड़ा धोने में, और सांचे और मॉडल बनाने में किया जाता है। मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह पेपर में 100% जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जान लीजिए कि यह आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब पूरा हम पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तथा अणुसूत्र CuSO4.1H2O है। अणुसूत्र क्या है, CuSO4.1/2H2O। इसका रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक नाम क्या है इसका, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तथा अणुसूत्र होता है CuSO4.1/2H2O होता है। बनाने की विधि,
जिप्सम को 120 से 130 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर, जिप्सम को जब 120 से 130 अंश सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम जो है, जिप्सम को जब हम 120 से और 130 अंश सेल्सियस जब गर्म कर देंगे तो वहाँ पर क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जो 2CaSO4.2H2O, 2CaSO4.2H2O, और जब इसको हम 120 से 130 अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaSO4 ब्रैकेट के अंदर CaSO4 ब्रैकेट बन 2.H2O प्लस 3H2O। तो यहाँ पर जिप्सम है, ये CaSO4.2H2O क्या है, ये जिप्सम है। जब 120 से 130 अंश गर्म करेंगे तो यहाँ पर CaSO4 ब्रैकेट बन 2.H2O, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ है। ये क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके गुण देखेंगे। गुण में है नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो गर्म करने पर निर्जल CuSO4 में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो गर्म करने पर निर्जल CuSO4 में बदल जाता है। जैसे CaSO4 ब्रैकेट बंद H2O को जब तेज गर्म करेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2CaSO4 प्लस H2O प्राप्त होगा। निर्जल CuSO4 में बदल गया कि नहीं। है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण था, जब इसको तेज गर्म किया CaSO4 ब्रैकेट में .H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था। जब इसको तेज गर्म किए तो 2CaSO4 निर्जल गर्म करने पर निर्जल CuSO4 में निर्जल प्लस H2O बदल गया। उपयोग नंबर 1, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, मतलब जो कहीं पर हड्डी टूट जाए तो वहाँ पर प्लास्टर वही है। शल्य चिकित्सा में जो डॉक्टर लोग चिकित्सा करते प्लास्टर करते हैं वही है, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में। नंबर 2, सांचे और मॉडल बनाने में। नंबर 3, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में। और किस्म की मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में, शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और हम पढ़ेंगे नोट, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये उमार में जाए, अम्ल और प्लस जब धातु, अम्ल और धातु से अपक्रिया होगा तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल धातु से अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जब क्षार धातु से अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, क्षार धातु से अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और जब अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। अम्ल और क्षार अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, लवण प्लस जल प्राप्त होगा। जब धातु ऑक्साइड और प्लस अम्ल, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो वहाँ पर लवण प्लस जल प्राप्त होगा। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। और जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल प्लस CO2 प्राप्त होगा। और जब धातु हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। धातु हाइड्रोक्साइड अपक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा। प्रबल अम्ल, ये 1 नंबर में जरूर जा सकता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनिक होकर अधिक मात्रा में H+ आयन, मतलब वही हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल जो है पूर्ण आयनित होकर जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण में H2SO4 या HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों जो है प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो है वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनिक होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब यह जलीय विलयन में कम मात्रा में आयन देंगे, जो जलीय विलयन में कम मात्रा में आयन देंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में CH3COOH, CH3COOH इसके उदाहरण। और प्रबल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनिक होकर अधिक मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन OH- आयन मतलब हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण में KOH प्लस NaOH, KOH प्लस NaOH। अब दुर्बल क्षार,
दुर्बल क्षार की परिभाषा है वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनिक होकर कम मात्रा में, मतलब दुर्बल क्षार जो है वो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे और प्रबल क्षार जो होगा वो अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, बस यही अंतर होता है। और इसके उदाहरण में है NH4OH। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और हमारे इस चैनल फास्ट टीचिंग पर बने रहिए और हम आपको इसी तरह हर टॉपिक टू टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक